जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जीएस सजग एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं जवाब दे धनाधन की इस महत्वपूर्ण सीरीज पर, जहां आज अपन पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश पुलिस पटवारी फॉरेस्ट जेल प्रहरी। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत जो हमारे चलाने का मुख्य उद्देश्य है सही समय पे उन प्रश्नों को हल करना और आपको बताना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे हल करना होता है उन प्रश्नों का उत्तर। तो दोस्तों, बने रहिएगा जवाब दे धनाधन की सीरीज पर। महत्वपूर्ण यह स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा पहला प्रश्न है कि गणिकालिका, बहुत बढ़िया, गणिकालिका की पूजा किसने की? बहुत बढ़िया बताना है दोस्तों कि गणिकालिका का कौन होगा भक्त, कौन करता होगा पूजा। ऑप्शन एक नजर पर कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी रैदास। क्या होगा राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन करेगा गणिकालिका की पूजा। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि बहुत बढ़िया यह क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो चलेंगे दोस्तों, समय धीरे धीरे होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कालिदास। दोस्तों, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक होंगे, जिनके प्रमुख ग्रंथ जैसे आपने ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, याद रखिएगा इन्हीं के प्रमुख ग्रंथ है। और कालिदास ही गणिकालिका की पूजा करते थे। जैसे तुलसीदास की बात करते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, सूरदास, सूरसागर, याद रखिएगा सूरसागर, रैदास। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। अर्थात किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो अपने मध्य प्रदेश में। कितने हैं दोस्तों? 12। क्लियर? तो बहुत बढ़िया है प्रश्न स्क्रीन पर कि संजय राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट जिलों में स्थित है। बहुत बढ़िया यह क्वेश्चन बताना है कि जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1981, जिसकी स्थापना 1981 और जिसे 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया? ये स्थापना है दोस्तों, और ये क्या है? ये है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर 2008। तो बताना है कि इसका विस्तार कौन कौन से जिले में है। क्या सीधी और सतना में है? क्या सीधी और रीवा में है? क्या सीधी और सरगुजा में है? क्या सीधी और सिंगरौली में है? और इस प्रकार से धीरे धीरे समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ दोस्तों, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सीधी और सिंगरौली। दोस्तों, सीधी और सिंगरौली में संजय राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, अर्थात इन दोनों जिलों में है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी जिला का रूप में जाने जाते सीधी और सिंगरौली, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, जो 24 मई, याद रखिएगा दोस्तों, 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके जिला बनाया गया था। और यह मध्य प्रदेश का 50वां जिला, याद रखना दोस्तों, 50वां जिला कहलाता है। तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बढ़िया प्रश्न है कि किस वर्ष, बहुत बढ़िया, किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को, ये आया राष्ट्रीय उद्यान से अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया, किया गया था। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में 6 और 1 7, यानी 6 और 1 7 बराबर 7 को प्रोजेक्ट टाइगर में, याद रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अर्थात अगर 6 की बात करते हैं तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्तों? 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य,
अगर एक की बात करते हैं तो एक अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और उसके लिए ट्रिक कौन सी होगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर है, तो हमने ट्रिक क्लियर कर दे कि पापा की सास बम्बई री, ये है मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर। जैसे पा से क्या बनेगा दोस्तों, तो पा से बनेगा अपना पन्ना। क्या बनेगा दोस्तों, पा से बनेगा पन्ना। फिर है पा से बनेगा पेच। फिर है का से बनेगा काला किसली। फिर है सा से बनेगा संजय। फिर क्या है सा से बनेगा सतपुड़ा। फिर है बा से बनेगा बांधवगढ़। और लास्ट में क्या है रा से रातापानी अभ्यारण्य। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य, तो टोटल कितने हो गए 7। तो बताया कि दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, 1981, 1994, 1999, 1997। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों। इस प्रकार से टाइम हुआ आपका ओवर और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1994। याद रखिएगा दोस्तों, अगर स्थापना की बात करते हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1981 यानी 1981 में इसकी स्थापना हुई। बट अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो 1994 यानी 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों 2011 में भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसे बायो रिजर्व में शामिल किया गया था। किसमें, बायो रिजर्व में शामिल किया गया था। और इसे 2020 में याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा बायो रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। बायो रिजर्व सूची में शामिल किया गया है किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है और जिसे 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। यह मध्य प्रदेश का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि झाबुआ का, अच्छा प्रश्न है, नीलकंठेश्वर मंदिर ... में है। अच्छा प्रश्न है, बताना है कि झाबुआ में जो नीलकंठेश्वर का मंदिर है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 नजरपाल पेटलावाड़ में, ऑप्शन बी रंगपुरा में, ऑप्शन सी देवझिरी में, ऑप्शन डी बहोरीबंद में। तो दोस्तों अगर देवझिरी की बात करते हैं तो ये एक यहाँ पर झरना है, तो ये होने का चांस नहीं। जैसे बहोरीबंद की अगर बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध स्थान है, तो यहाँ है नहीं। अब ऑप्शन बचे 2 रंगपुरा और पेटलावाड़। तो इस प्रकार से क्या होगा इसका राइट आंसर, आप कमेंट करें और बताएं दोस्तों। और समय होता हुआ तीव्र गति से समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए यानी पेटलावाड़। क्या होगा, पेटलावाड़। पेटलावाड़ जो झाबुआ में है, कहाँ पर है, झाबुआ में है। और यहीं पर नीलकंठेश्वर, याद रखिएगा दोस्तों, नीलकंठेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नीलकंठेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, तानसेन जिनके बचपन का नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था, राम तनु पांडे। क्लियर। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 1 नजरपाल ग्वालियर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी शिवपुरी में और ऑप्शन डी श्योपुर में। क्या होगा राइट आंसर, आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि कहां पर होगा राम तनु पांडे अर्थात तानसेन का मकबरा, जो अकबर की 9 रत्नों में से एक है। याद रखिएगा अकबर के 9 रत्नों में से एक है। अकबर के 9 रत्न सुने होंगे दोस्तों। अकबर में 9 रत्न हुए, अकबर के काल में 9 रत्न हुए। जैसे आपने नाम सुना होगा बीरबल, ये अकबर का मुख्य सलाहकार था। क्या था, मुख्य सलाहकार था कौन, बीरबल। जैसे आपने नाम सुना होगा हकीम हुकाम।
क्या नाम सुना होगा? हकीम हुकाम। ये अकबर के काल में कौन था? ये अकबर के काल में था राज वैद्य। कौन था? राज वैद्य। फिर आपने नाम सुना होगा मान सिंह। क्या नाम सुना होगा? मान सिंह। ये अकबर के काल में क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। जैसे आपने नाम सुना होगा बैरम खान। ये अकबर के काल में कौन था? ये अकबर का प्रधान मंत्री था। कौन था दोस्तों? प्रधान मंत्री था अकबर के काल में। जैसे आपने नाम सुना होगा मुल्ला मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के काल में कौन था? ये अकबर के काल में मिनी छोटा सलाहकार था। कौन? मुल्ला दो प्याजा। जैसे नाम सुना होगा फैजी। ये फारसी भाषा का क्या था? कवि था। फारसी भाषा का कवि था। जैसे आपने नाम सुना होगा अबुल फजल। अबुल फजल कौन था दोस्तों? यह भी फारसी भाषा का कवि था। जैसे आपने नाम सुना होगा अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्या था? ये ब्रज भाषा का कवि था। तो दोस्तों अकबर के दरबार में नवरत्न थे। तो बता रहे हैं कि नवरत्नों में से तानसेन जो बहुत बड़े क्या थे? संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार थे। याद रखिएगा। इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इस प्रकार से समय होता होगा समाप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी ग्वालियर में, क्योंकि दोस्तों ग्वालियर में ही तानसेन समारोह का आयोजन होता है और इनका मकबरा, इनकी समाधि ग्वालियर में ही स्थित है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यह बहुत बढ़िया स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है। और इको पर्यटन विकास इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला। तो कब गठन करेगा? ऑप्शन मार्च 2005, अगस्त 2011, जुलाई 2005 में या जुलाई 2003 में। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश जिसने इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता होगा समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी दोस्तों याद रखिएगा 12 जुलाई 2005। याद रखिएगा 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश ने इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर और यह स्क्रीन पर अच्छा प्रश्न कि इंदिरा गांधी, याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी और ज्यादा बार राष्ट्रीय आपात के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी। तो उन्हीं के नाम पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया। यह मध्य प्रदेश से प्रश्न बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा प्लेस है या कौन सा शहर है यहाँ पर इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थित है। आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन एक नंबर पर कटनी, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो दोस्तों रीवा, याद रखिएगा रीवा का प्राचीन नाम था। रीवा का क्या था? रीवा का प्राचीन नाम ही क्या था? रेवा। तो क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ आपका समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ेगा? ये पड़ता है भैया अनूपपुर। कहाँ पड़ेगा? अनूपपुर जिला में।
अनूपपुर जिला में। अनूपपुर जिला कब बना था? तो 2003 में। किससे अलग करके? शहडोल से। किससे अलग होकर के जिला बना था? शहडोल से अलग होकर के जिला बना था अपना अनूपपुर 2003 में। तो अमरकंटक में, याद रखिएगा दोस्तों, अमरकंटक में इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2008 में की गई है। कब की गई है? सन 2008 में की गई है। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा आपका अनूपपुर का अमरकंटक। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। कहाँ पर स्थित है भारतीय वन्य जीव संस्थान? अच्छा प्रश्न। यही डॉट डॉट तो बताना है दोस्तों, जोरहट में, ऑप्शन बी मंसूरी में, ऑप्शन सी कोयम्बटूर में, ऑप्शन डी देहरादून में। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर आप समय रहते हुए आंसर नहीं करते तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन का जो भी आंसर करे प्लीज समय रहते हुए जरूर करना सीखें। तो इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी देहरादून। याद रखिएगा दोस्तों, देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। कब की गई थी स्थापना? 1906 में। ये कहाँ पर स्थित है? अपने देहरादून में। वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो देहरादून। और देहरादून जो कहाँ पर स्थित है? किसमें? यानी उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। क्लियर है दोस्तों? कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। तो इस प्रकार से चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है कि महान हिंदी के लेखक का पूर्ण नाम क्या है, जिनका कल्पित नाम अज्ञेय, याद रखिएगा, अज्ञेय है। मतलब ये बताना है कि ये 4 राइटर दिए गए हैं, इनमें से किसका उपनाम अज्ञेय के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताइए दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ आपका समाप्त, और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका कल्पित नाम होगा अज्ञेय। क्या नाम होगा? कल्पित नाम होगा अज्ञेय होगा। दोस्तों क्या होगा? अज्ञेय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत में पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी 2 प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाटों से होता है? बहुत बढ़िया। उन 2 नदियों के नाम बताना है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है और जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से। तो दोस्तों आपको पता है कि नर्मदा और ताप्ती ये पूर्व की ओर नहीं, ये कहाँ की ओर बहती है? पश्चिम की ओर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। क्योंकि ये गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। जैसे अपन ताप्ती और कृष्णा, तो ताप्ती जो नदी है, याद रखिएगा दोस्तों, जो ताप्ती नदी है, कि कौन सी? ताप्ती नदी, जिसे डाटर ऑफ सन यानी सूर्यता कहते हैं, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 724 किलोमीटर। क्लियर? तो ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और कृष्णा पूर्व की ओर बहती है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं और ऑप्शन ये भी नहीं। अब बचे 2 ऑप्शन, तो इस पर आप भी कमेंट करें दोस्तों, क्या हो सकता है राइट आंसर। जैसे नर्मदा नदी है, ये कहाँ की ओर? पश्चिम की ओर बहती है, और गोदावरी पूर्व की ओर,
तो इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं। और इस प्रकार से समय भी हुआ समाप्त और इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा गोदावरी और कृष्णा। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर और इसकी लंबाई होगी दोस्तों लगभग 1401 किलोमीटर। और ये दोनों नदियां महाराष्ट्र की नदियां हैं और दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो पूरब की ओर बहती है और पश्चिमी घाट से इनका उद्गम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। कब मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस? ऑप्शन ए सितंबर के दूसरे शनिवार को, 12 सितंबर को, 11 सितंबर को या 10 सितंबर को। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी सितंबर के दूसरे शनिवार को। याद रखिएगा दोस्तों, सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी सितंबर माह का जो दूसरा शनिवार होता है उस शनिवार के दिन मनाते हैं। क्लियर दोस्तों? चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया है प्रश्न। ... में संसद द्वारा, अच्छा प्रश्न, ... में संसद द्वारा 42वां यानी 42वां अधिनियम अपनाया गया था। क्लियर? 42वां संशोधन अधिनियम अपनाया गया था। सीधा क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में, क्वेश्चन समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया था? और इस प्रकार से ऑप्शन 1967, 1968, 1976, 1977। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि समय धीरे धीरे होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी 1976। दोस्तों याद रखिएगा जो 42वां संशोधन है यह किया गया 1976 यानी सन 1976 में। कब किया गया था दोस्तों? सन 1976 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1976 में। कब किया गया दोस्तों? 1976 यानी 1976 में। और दोस्तों इसी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को, याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और इसी के आधार पर आपने संविधान की प्रस्तावना में, याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया है जिसमें 3 नए शब्द जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द शामिल भी किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1976। अगर 1967 की बात करते हैं तो दोस्तों ये 21वां संशोधन होगा और इसमें सिंधी भाषा को, याद रखिएगा, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। किसमें? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार से स्क्रीन पर चलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। और यह बढ़िया स्क्रीन पर अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में सबसे प्रमुख था?
अच्छा प्रश्न है। बता रहे हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए जयप्रकाश नारायण, गोपाल कृष्ण गांधी, अन्ना हजारे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बता रहे हैं कि इन 4 नेताओं में से कौन नेता हुए जिन्होंने करप्शन के लिए क्या किया, आंदोलन किया था और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त। दोस्तों अगर आप जीके जीएस अजय सर एमपी के चैनल पर उपस्थित है तो दोस्तों आपको टाइम जरूर मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आपको टाइम मैनेज करना कि कैसे हल करना है और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अन्ना हजारे। याद रखिएगा, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 2011 में क्या किया था, अनशन किया था। क्या किया था दोस्तों, अनशन किया था। याद रखिएगा, तभी जन लोकपाल बिल पारित हुआ। तो इसके करप्शन के जो मुख्य नेता है या भ्रष्टाचार में, उसके लिए कौन है, ऑप्शन आपका सी यानी अन्ना हजारे। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों नेताजी की उपाधि इन्हें जर्मनी के तानाशाही शासक हिटलर के द्वारा दी गई थी। जैसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे गोपाल कृष्ण गांधी। क्लियर दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, अन्ना हजारे। और इस प्रकार से स्क्रीन पर बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह अच्छा प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा है। यह स्क्रीन पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। बता रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे बड़ा राज्य। क्या बताना है दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य बताना है। क्या होगा राइट आंसर, आप शीघ्र कमेंट करें कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, कौन होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ठीक समय आपका तीव्र गति से गुजरता हुआ और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। क्यों, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का अपना क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान पहले नंबर पर और मध्य प्रदेश लगा है अपना दूसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी राजस्थान। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि सितंबर 2017 में भारत के रेल मंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न। ऑप्शन ए सुरेश प्रभु ने, ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी महेश शर्मा ने और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन ने। क्या होगा राइट आंसर, आप कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि 2017 में कौन बने थे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के अधीन रेल मंत्री। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी पीयूष गोयल। दोस्तों जो भारत के महाराष्ट्र में मुंबई से संबंधित है। कहां से, मुंबई से, क्योंकि इनका मुंबई में ही 1964 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये 2017 में, याद रखिएगा दोस्तों, ये 2017 में रेल मंत्री बने थे, अर्थात इन्होंने रेल मंत्री की क्या ली थी, शपथ ग्रहण की थी। क्या ग्रहण की थी, शपथ ग्रहण की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका पीयूष गोयल। और इस प्रकार से स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी कोरापुट में और ऑप्शन डी देवास में। क्या होगा? बहुत बड़ा प्रश्न लेकिन आंसर बहुत छोटा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय धीरे धीरे होता हुआ समाप्त और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलोर है दोस्तों, यही होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा आपका? बेंगलुरु। क्लियर दोस्तों? तो चलेंगे दोस्तों इस प्रकार से स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और यह बहुत बढ़िया प्रश्न है कि तवा जलाशय डॉट डॉट के निकट स्थित है। ऑप्शन एक रजरपाल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के समीप, कोलार और हलाली बांध के समीप, रानी अवंतीबाई सागर और सुक्ता सागर के मध्य या ब्यारमा व बरना नदियों के मध्य। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें दोस्तों कि तवा जलाशय डॉट डॉट के निकट किसके पास होगा। आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि वो तवा नदी है, यह नर्मदा नदी की मुख्य सहायक नदी है। क्या है? मुख्य सहायक नदी है। वैसे नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं और 41 सहायक नदियों में जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है तवा। और तवा कहाँ पर है दोस्तों? तो तवा है अपना होशंगाबाद। कहाँ पर? होशंगाबाद में। तवा नदी कहाँ है? होशंगाबाद में। और जो अपना पचमढ़ी जिसे पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं वो इसी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है क्या हो सकता है राइट आंसर। आप कमेंट करें और बताएं। और इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो अपने होशंगाबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1983 यानी 1983 में की गई और जिसे 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, याद रखिएगा बोरी अभ्यारण्य ये होशंगाबाद में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी तवा जलाशय कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के समीप। क्लियर? जैसे अपन कोलार और हलाली बांध, हलाली बांध कहाँ पर है? तो हलाली बांध है अपना विदिशा में बेतवा नदी पर। याद रखिएगा कोलार ये सीहोर, याद रखिएगा कोलार नदी का उद्गम सीहोर से है और कोलार जलाशय भी अपना सीहोर में ही स्थित है। कहाँ पर? सीहोर में। जैसे रानी अवंतीबाई सागर की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला में स्थित है और यह बेतवा नदी पर माता टीला बांध पर स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया यह प्रश्न स्क्रीन पर, अच्छा प्रश्न। चलेंगे दोस्तों, देखेंगे कि शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेटगार या शिकार का स्थान था। बताना है दोस्तों, ये 4 वंश दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुगल वंश, जिसका संस्थापक होगा अपना बाबर। कौन होगा? बाबर। जैसे शुंग सातवाहन वंश, सतवाहन वंश, तो शुंग सातवाहन, याद रखिएगा दोस्तों सातवाहन, जिसने 300 वर्षों तक क्या किया था? भारत में शासन किया था, जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश रहा, जिसने शीशे और प्रोटीन के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। शीशे और प्रोटीन के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। जैसे मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक होंगे और अशोक बिंदुसार इसी वंश से संबंध रखते हैं। जैसे परमार वंश, राजा भोज। क्लियर है ना दोस्तों? आपने सुना होगा। तो किस वंश ने
शिवपुरी में अपना शिकार का स्थान चूज किया था या बनाया था। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? और इस प्रकार से समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी मुगल वंश, जिसका संस्थापक है बाबर और जिसका टाइम पीरियड है सन 1526 से 1530 तक। क्लियर दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण स्क्रीन पर यह प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न स्क्रीन पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताना है दोस्तों कि केन घड़ियाल। अब घड़ियालों को मध्य प्रदेश में 3 जगह संरक्षण दिया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में 3 जगह संरक्षण दिया गया है। जैसे कि एक मुरैना में, याद रखिएगा दोस्तों, मुरैना में किस नदी पर? चंबल नदी पर एक परियोजना जा रही है और जिस परियोजना का नाम है डॉल्फिन परियोजना। इस परियोजना में भी संरक्षण है। एक आपको ले चलते हैं आपका शहडोल। कहाँ पर? शहडोल। और शहडोल में याद रखना दोस्तों सोन नदी पर, याद रखिएगा सोन नदी पर। यहाँ भी किसको? घड़ियालों को संरक्षण दिया गया। किसको? घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। अब एक मतलब तीसरा ऑप्शन इनमें से निकालना है कि छतरपुर है, मंडला है, रीवा है या दिनौरी है। क्या होगा राइट आंसर? आप कमेंट करें और बताएं। तो दोस्तों इस प्रकार से धीरे धीरे आपका समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी छतरपुर। दोस्तों जो केन परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों, केन परियोजना, केन परियोजना संयुक्त रूप से, याद रखना दोस्तों, केन परियोजना संयुक्त रूप से किसके किसके मध्य, यानी छतरपुर और पन्ना के मध्य चलाई गई है। और इसी परियोजना में याद रखिएगा घड़ियालों और कछुओं को संरक्षण दिया गया है। घड़ियालों और कछुओं को संरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी छतरपुर। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला हरदा जिले में है? बहुत बढ़िया, बताना। 4 किला दिए गए हैं, मोहनगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, देवगढ़ का किला, मकराई का किला। क्या होगा इसका राइट आंसर? और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ। दोस्तों यदि समय की वैल्यू आप नहीं समझते तो खुदा जानता समय आपकी भी वैल्यू नहीं समझेगा। इसलिए दोस्तों चलेंगे आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। तो चले, क्या होगा राइट आंसर? आप कमेंट करें। तो दोस्तों जैसे असीरगढ़ का किला है तो ये अपना कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर, जिसे दक्षिणी जिला कहते हैं, वहां पर है, जिसे अजय किला के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। जैसे मोहनगढ़ का किला, ये भी इसका राइट आंसर नहीं। जैसे देवगढ़ का किला, ये भी राइट आंसर नहीं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी मकराई का किला। क्या होगा? मकराई का किला। क्लियर दोस्तों? यह है आपके कहां पर? यानी हरदा में। और दोस्तों हरदा को होशंगाबाद से अलग करके, किससे? होशंगाबाद से अलग करके 1998 में क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और यह बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल है? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा दोस्तों, दतिया में एक महल है जिसका नाम है वीर सिंह महल। क्या नाम है? वीर सिंह महल। इसमें कुल कितना तल का मतलब कुल कितने मंजिला है? तो बताना है ऑप्शन ए 7, 8, 11 या 10। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से चंदेरी में, कहां पर? यानी मध्य प्रदेश में जो अशोकनगर में चंदेरी है, कहां पर? अशोकनगर में जो चंदेरी है, और अशोकनगर जिसे गुना से अलग करके 2003 में क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। तो गुना में
याद रखिएगा, गुना से अलग करके किसी जिला बनाया जाएगा, अशोकनगर को। कब बनाया जाएगा? 2003 में। और अशोकनगर में क्या है? चंदेरी। तो चंदेरी में जिस प्रकार से नौखंडा महल, याद रखिएगा, उसी प्रकार से क्या होगा राइट आंसर द्वितीय में कौन सा? तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सतखंडा महल। तो सतखंडा महल कहाँ पर होगा? सतखंडा महल होगा अपने द्वितीय में। और चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अच्छा प्रश्न कि भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, यानी भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए मंगलयान, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी चाणक्य। क्या होगा राइट आंसर? तो एक ऑप्शन तो तुरंत हटाते हैं, चाणक्य, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मैं मानता हूँ इनके नाम पर अभी तक कोई उपग्रह प्रक्षेपित नहीं किया गया है। अब आते हैं आर्यभट्ट, अग्नि और मंगलयान। क्या होगा राइट आंसर? आप कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। याद रखिएगा दोस्तों, गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर, आर्यभट्ट के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। बहुत बढ़िया, नामकरण किया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी आर्यभट्ट। और चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि बच्चों की फिल्म संस्था जो बच्चों के लिए फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों का निर्माण करती है, डॉट डॉट में गठित की गई थी। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी लोग होते हैं, उनके लिए लघु और मतलब फीचर फिल्मों को गठित की गई है। उसकी गठन की स्थापना कब हुई? 1953 या 1955 या 1961 या 1966। क्या होगा इसका राइट आंसर? शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1955 यानी 1955। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर कि सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, कब मनाते होंगे सिविल सेवा दिवस? और इस प्रकार से धीरे धीरे समय बढ़ता हुआ तीव्र गति से शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा राइट आंसर। क्या 21 अप्रैल होगा, क्या 13 अप्रैल होगा, या 10 अप्रैल होगा, या 11 अप्रैल होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी 21 अप्रैल। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। 10 अप्रैल को याद रखिएगा दोस्तों, मृतत्व दिवस। कौन सा दिवस? मृतत्व दिवस मनाते हैं। मृतत्व दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अप्रैल को। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 21 अप्रैल। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न स्क्रीन पर अच्छा प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अगर स्थानीय का मतलब जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से।
किससे बात करने वाले हैं दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। तो किस स्थानीय मतलब संशोधन के द्वारा, क्या 72वां संशोधन होगा, क्या 73वां होगा, 64 नंबर का होगा या 63 नंबर का होगा? क्या होगा? राइट आंसर। और इस प्रकार से समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ, और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी 73वां। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में 73वें नंबर का संशोधन किया गया। 73वें नंबर का क्या किया गया? संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया? यह किया गया 1992 में। और इसके आधार पर भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से है इसका संबंध। और दोस्तों, इसी संशोधन के द्वारा आपकी पंचायतों में चुनाव क्या कर दिया गया? चुनाव कर दिया गया अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी। क्लियर दोस्तों? चुनाव कर दिया गया अनिवार्य। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलेंगे दोस्तों अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, कि किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा ICS शुरू हो गई थी? बताना है दोस्तों कि भारतीय सिविल सेवा ICS की शुरुआत हुई थी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड ब्लेसले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? कॉर्नवालिस। क्लियर दोस्तों? कॉर्नवालिस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय तीव्र गति से होता हुआ समाप्त, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा दोस्तों, ICS किसके समय में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही क्या की गई थी दोस्तों? प्रारंभ की गई थी। क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। क्योंकि दोस्तों डलहौजी ने हड़प नीति, याद रखिएगा, डलहौजी ने हड़प नीति चलाई। जैसे लॉर्ड रिपन के टाइम में विधिवत क्या हुई थी? विधिवत हुई थी जनगणना। कब? 1881 में, जिसे पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलेंगे दोस्तों स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन एक नजर में RK शमुखम चेट्टी, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी CD देशमुख और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय तीव्र गति से बढ़ता हुआ, दोस्तों अगर आप समय रहते जवाब नहीं देते तो उस जवाब का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए प्लीज आप टाइम को देखते हुए शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार समय हुआ समाप्त, इसका जो राइट आंसर होगा वह बनेगा RK शमुखम चेट्टी, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जैसे अपन मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो ये 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी क्या बनाए गए थे? प्रधानमंत्री बनाए गए थे। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री अभी तक, अगर याद रखिएगा सबसे कम उम्र के तो राजीव गांधी, और सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपके मोरारजी देसाई, जो RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से 1977 में आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो चलेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन ए RK शमुखम
टेस्टी। चलेंगे स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर और ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं होता। वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, उपहार कर या संपत्ति कर। क्या होगा राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय धीरे धीरे आपका तीव्र गति से होता हुआ समाप्त। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी वस्तु एवं सेवा कर। और यह प्रत्यक्ष कर नहीं होता। याद रखिएगा, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन? आपका वस्तु एवं सेवा कर, ये अप्रत्यक्ष है। चलेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से स्क्रीन पर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर कि लोक चित्रों की शैली मधुबनी भारत में निम्न में से किस एक राज्य में लोकप्रिय है। यानी मधुबनी यानी शैली का नाम है मधुबनी। जैसे आपने मथुरा शैली, आपने गंधार शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, शैलियों का नाम सुना होगा। उसी प्रकार से मधुबनी शैली बताना है कि भारत के 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर यह शैली अत्यधिक प्रचलित है, ये लोकप्रिय है। यानी ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय होता हुआ समाप्त। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी बिहार। दोस्तों याद रखिएगा, बिहार में अपनी मधुबनी, याद रखिएगा मधुबनी, याद रखिएगा मधुबनी शैली अत्यधिक क्या है? लोकप्रिय है। अत्यधिक क्या है? लोकप्रिय बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना बिहार। और इस प्रकार से स्क्रीन पर यह है अंतिम प्रश्न और बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ये मध्य प्रदेश का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न, आसान सा प्रश्न लेकिन बड़ा प्रश्न। न्यायमूर्ति जीपी भुट्ट, न्यायमूर्ति पीबी दीक्षित, न्यायमूर्ति एएन खनविलकर और न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप शीघ्र कमेंट करें और बताएं दोस्तों कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और इस प्रकार से समय तीव्र गति से गुजरता हुआ दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मोहम्मदुल्लाह एक ऐसे न्यायाधीश जिन्हें दो बार राष्ट्रपति का पद संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात ये कार्यवाहक 2 बार राष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
यदि अपने पद से अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनका पद संभालता है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एम हिदायतुल्लाह यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। साथ ही क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से इसको अपना हमें सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों जो चैनल पर नए भाई आए हैं उनसे हमारी अपील रहेगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम टू टाइम हमारी क्लासें उन्हें जो उपलब्ध होती हैं तो टाइम टू टाइम आगे हम देखेंगे कि करंट की एक क्लास आने वाली है। अभी हाल हम चला रहे हैं आपके प्रैक्टिस बैच में, इस सीरीज में प्रैक्टिस बैच किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलेंगे दोस्तों जवाब दे धनाधन की सीरीज को आगे क्रम पर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।